एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे मेरे को वर्टिसेस दिए हुए ट्राइंगल के, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 वर्टिसेस दिए हुए ट्राइंगल के, मेरे को इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं वैसे जनरली? हाफ बेस इंटू हाइट, या वो तो अलग फॉर्मूला हो गया, और हीरोन्स फॉर्मूला, तीसरा, चौथा नहीं, हाफ ए बी साइन थीटा वगैरह नहीं सुना तुम लोगों ने? ठीक है, अच्छी बात है। तो डिटर्मिनेंट वाला होता है ये, क्या होता है बता दो फिर जिसको पता है। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये क्या है डिटर्मिनेंट, ये क्या है मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अब सुनो ये तो आप निकाल ही लोगे यार, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अगर एरिया आपको गिवन होगा, जैसे मान लो एरिया है 12 स्क्वायर यूनिट्स, और आपको कोई वर्टेक्स निकालना है या कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप इसको इक्वल टू 12 करोगे, मॉडुलस हटेगा तो क्या होगा प्लस माइनस 12। प्लस वाली इक्वेशन अलग सॉल्व होगी, माइनस वाली अलग होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया 1 2 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, हाइट 0 होगी, तो इसका मतलब एरिया कितना हो गया 0 स्क्वायर यूनिट्स, खत्म। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are this: A B C B plus C 1 C plus A 1 A plus B 1, हाफ ये निकालना है मेरे को, मॉडुलस है तो आगे लास्ट में वो कर दूंगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका जो आपको पता है सीधा इसको लपेट दो, सॉल्व कर दो, प्लस माइनस प्लस सॉल्व कर दो, और वही हम करेंगे। इसका दूसरा तरीका होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करके, जो कि आपके सिलेबस से हट चुकी हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा आपको। क्या बनेगा, हाफ ए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या कटेगा, ए कटेगा तो सी माइनस बी आएगा, माइनस बी प्लस सी टाइम्स बी माइनस सी आएगा, प्लस 1 टाइम्स आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर है? इसको सॉल्व कर दो, ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी से ए सी गया, ए बी से ए बी गया, बी स्क्वायर से ये गया, ए से ये गया, 0। अनन्या कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? अर्गुन नेक्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 वर्सेस दिस, के की वैल्यू निकाली। इस पे ध्यान से सुनना प्लीज। हाफ 2 माइनस 6 1 5 4 1 के 4 1, मॉडुलस 35 है, मॉडुलस हटेगा प्लस माइनस 35। कोई इशू किसी को? ठीक है। 2 को इधर ले गया तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 70, और इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 माइनस 4 0 प्लस 6, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 5 माइनस के प्लस 1, सागर देख रहा है ना, 20 माइनस 4 के। सागर इतना क्लियर है? ये तो कट गया 0, ये हो गया 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, ये बन जाएगा 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, ये बन जाएगा 50 माइनस प्लस 70 इज इक्वल टू 10 के, 50 माइनस प्लस 70 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू के। ये समझ आया आपको? प्लस माइनस इधर गया, माइनस प्लस हो गया, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। अनन्या, नमन, माइनस वाला सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस 20/10 इज, प्लस वाला करेंगे तो 120/10 इज, के इज दिस। कौन सा आंसर है भाई? डी पार्ट इज द आंसर।
ठीक है, क्यों लेना है प्लस माइनस, ये आंसर है, क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, हाँ ऑन होनी चाहिए तो, अरे कोई नहीं। ये वाला पॉइंट है -3,2 लेट सपोज, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? कितना है भाई? नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस को पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि होता है। क्लियर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। अब एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, एक ट्राइंगल है। ये 0 0 है, ये 5 0 मान लिया, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 3,3 मान लेते हैं, चलो ठीक है। इसका एरिया कितना आ जाएगा भाई? बेस इंटू हाइट इज 15/2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल दूँ इसका एरिया 15/2 है भाई, और यहाँ पे k की जगह 3 की जगह k कर दूँ, तो इसके k की 2 वैल्यूज़ आएंगी। क्यों आएंगी 2 वैल्यूज़? अनन्या क्यों आएंगी 2 वैल्यूज़? मैंने आज की क्लास में बताया है। किसको बताया मेरे को याद नहीं है, हाँ सार्थक को बताया, नहीं पता नहीं किसको बताया पर नो कमेंट्स। मॉडुलस का तो चक्कर ही नहीं है, हमें फॉर्मूला पता ही नहीं मॉडुलस वाला, यहाँ पे तो मान लेते हैं। नो कमेंट्स यार, ये भी तो बन सकता है, 3, -3 भी तो बन सकता है भाई। हाइट तो तब भी सेम ही है, ऊपर नीचे हो जाएगा। अब समझ आया हम प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं? तो कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है ना बेटा, इसलिए। अनन्या समझ आया भाई? ये भी 3 है, इसको नीचे पलट दूंगा तो ये भी तो 3 है। क्लियर है ना? नेक्स्ट है भाई अपना इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट दिए होते तो कैसे निकालते? 2 पॉइंट फॉर्म। अगर डिटरमिनेंट से निकालना है तो हाफ 1 2 1 3 6 1 XY पॉइंट ले लिया एक। ये पॉइंट 1,2 है, ये 3,6 है लाइन के ऊपर, ये वाला पॉइंट x,y मान लिया। ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर का एरिया कितना होता है? इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। क्या आएगी वो इक्वेशन? y - 2x = 0 या 2x - y, तो y = कितना आ गया? दैट्स इट, इजी। सोच लो, डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और 12 ऑर्डर है। 12 ऑर्डर का मतलब कितने एलिमेंट्स है टोटल? क्या बोल रहा है? 6 × 3 ऑर्डर 12 का मतलब होता है बाबू 12 × 12। हाँ एज यूजुअल 12 × 12 ऑर्डर है। कितने एलिमेंट्स होंगे? 144 एलिमेंट्स होंगे भाई। इतना समझ आया सबको? अब ये जो डायगोनल वाले हैं भाई अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये हैं 0 होते हैं। पहले तो ना यार देखो, तुम कुछ बोलते हो मैं उसको काउंटर करता हूँ, तो एकदम से नहीं मत बोला कर, ठीक है? तूने कुछ सोच के बोला, मैंने उसको काउंटर किया, या मैंने शक किया कि भाई तूने सही बोला है गलत बोला, एकदम से वो मत बोल, नहीं है मतलब कुछ डर मत। सोच कि तूने जो बोला वो क्यों बोला, उसका आंसर क्या, मेरे से थोड़ा वो कर कि सर ये होना चाहिए वैसे होना चाहिए, डरो मत, ठीक है? स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। तो ये सिमेट्रिक है। कितने एलिमेंट्स होंगे अगर 12/12 का है तो? 12 डायगोनल होंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, तो यानी कि ये 12 के 12 कितने होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए।
मेरे को क्या बताना है, टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्वेश्चन दी गई भाई, फिर भूल गया मैं तो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने चाहिए होंगे, 12 बाय 12 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए, ये चाहिए। कितने एलिमेंट्स है टोटल, 144। 144 में से 12 डायगोनल में है, तो बाकी कितने बच गए, 132। 132 में से ऊपर कितने हैं, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने का बनेगा, 66 का बनेगा। ये 66 एलिमेंट्स का है। अब ये बताओ, जो यहाँ पे होगा वो ही यहाँ होना कंपल्शन है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना कंपल्शन है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जैसे 823 पे कुछ है तो 832 पे वही होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इस अपर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सोचता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंगली वो एक ही सेटिंग होगी जो आएगी। तो ये कितने एलिमेंट है, 66 66 एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, बन जाएंगी। ये आंसर होना चाहिए। कितना आ रहा है, 78 इज द आंसर। पेपर में आएगा तो वैसे ही आएगा, ये वैसे तो कर भी नहीं सकता, सब्जेक्टिवली होएगा नहीं यार। समझ नहीं आता। वेरी गुड बॉय। 3/3 का ले ले। ये तीनों अलग होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा है ना, सेम हो ना हो अपने को मतलब नहीं, हमें मैक्सिमम चाहिए तो तीनों अलग होंगे भाई। ये 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर मतलब 3 क्रॉस 3 9 हो गए। 3 अलग हो गए। अब जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, और जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। तो क्यों ना बस मैं इसके बारे में सोचूं भाई, ये कितने तरीके से फिल हो सकते हैं, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वेज से। 3, क्योंकि जो यहाँ आएगा वो यहीं आएगा ना, तो डिस्टिंक्ट तो समझ गया ना। तो 3 + 3 6 डिस्टिंक्ट 6 डिफरेंट एलिमेंट से तेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकता है, मैक्सिमम 6। क्लियर है। या लोअर की बात कर ले, लोअर की कर ले तू, फिर वो कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ वो या लोअर की कर ले या अपर की, कोई एक की बात कर ले, वो कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। होते क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में भाई 0 ही होंगे हमेशा। इतना क्लियर है, पक्का। इसके अलावा इधर देखो भाई, अनन्या तू भी इधर देख, पेज नंबर 60 देखने से नई बुक लग रही है। पेज नंबर 60 19th क्वेश्चन है, पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 19। अ ट्रस्ट फंड हैज, भाई ये जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं, पहली बात तो ये डायरेक्टली बनेंगे नहीं, ठीक है। जो तुम्हें बोल रहे हैं ना, या जो डायरेक्टली बना रहा है वो रट के आया है, 100% रट के आया है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, उसी का यूज़ करना बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपये भाई 2 बॉन्ड्स में डालने। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर ईयर, ये 5% वाला है, दूसरा है 7% वाला। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हाउ दिस ट्रस्ट फंड ऑपरेट एनुअल इंटरेस्ट ऑफ दिस। 5% वाले में x डाल दे, इसमें कितना डालेगा फिर, हाँ 30,000 माइनस x आ गया भाई, ठीक है। पहले केस क्या है, इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपये। 1800 रुपये इंटरेस्ट टोटल चाहिए ना मुझे साल में, तो 1800 कितना होगा, अबे एक अकाउंट में x रुपीज़ है, 5% दे रहा है साल का, तो कितने पैसे देगा एक साल में इंटरेस्ट के। अब कॉमर्स वाले हाथ खड़ा करना, सिर्फ तुम 5 ही जवाब दोगे, बेइज्जती है अगर तुम नहीं कर पाए भाई ये। चल मैं तुम्हारे लिए सिंपल करता हूँ, चल तब डिफिकल्ट करता हूँ, उसने बोल दिया तो। x रुपीज़ है, 5% ब्याज पे है, कितना ब्याज मिलेगा साल में, तो 5% ऑफ x। अगर तू नहीं बोलता ना तो 2-3 फंस जाते। प्लस इसका कितने परसेंट ब्याज है, 7%, तो 7% ऑफ 30,000 माइनस x, 30,000 ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये इसके बराबर हो, x निकल जाएगा,
पर हमें ये ऐसे नहीं करना, हमें मैट्रिसेस से करना है भाई, ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2000, दूसरी इक्वेशन है 2000 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, बस यही है। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना है हमें, बताओ। दो मैट्रिक्स बनाओ जो मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। 5%, 7%। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, मेरी मर्जी, करके देखते हैं कितने ऑर्डर का भाई ये, 1 क्रॉस, ठीक है। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो, हाँ ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से, रो टू कॉलम आएगी ना, ये x से होएगा तो ये किसके, ये कितने ऑर्डर का है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना अपनी, और ऑर्डर क्या आएगा, ये होना चाहिए, दिस इंटू दिस, ये बन गई इक्वेशन, सिंपल हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मिल जाएंगे मार्क्स। अब ये डायरेक्टली तो भाई बनती नहीं मेरे से क्या, किसी से भी नहीं बनेगी जो बिना रटे आएगा, क्लियर। दूसरी कैसे बनेगी भाई, 2000, कोई दिक्कत, सोच ले क्षितिज। सर पेपर में आके से आएगा ऐसे करने, तेरे को ये याद है, ये तो याद है। ये कैसे बनाएगा, ये अलग लिख के, ये अलग लिख के। अब ये ऐसे मैट्रिसेस बना ले भाई कि मल्टीप्लाई करके यही इक्वेशन आए। अब मैंने देखो जब ये वाला मैट्रिक्स बनाया था तो मैंने क्या किया, देखते हैं, हो सकता था ये गलत बन जाए, मैं ये पहले लिखा था ना मैंने, हो सकता था कि ये बाद में लिखना पड़ता मेरे को, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करानी थी ना मेरे को, तो वो मैंने पहले लिख दिया, 1 क्रॉस 1 बन गया तो बन गया, नहीं बनता तो मैं इसको बाद में लिख के देखता भाई, फिर समझा, पक्का, बस खत्म। सागर भाई की डिमांड है क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस, पूरी जान लगा के सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछने की कोशिश की हुई है, पर बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लो ज़रा भाई लोग सब, ए स्क्वायर ए दिया हुआ है, ए प्लस आई की पावर 3 माइनस 7 ए निकालना है। बस ए प्लस आई, पहले तो मुझे ये बताओ ए आई ए बराबर होता है, तो यानी कि कम्यूट हो रहे हैं, और जब कम्यूट होते हैं तो पावर को मैं सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल सकता हूँ, ये बात हुई थी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस 7 है। आई स्क्वायर कितना होता है भाई, आई होता है, आई इंटू ए कितना होगा 3a, ए स्क्वायर कितना है भाई, ए इंटू आई, ए 3a, आई क्यूब इज आई, ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज ए इंटू ए स्क्वायर इज ए। सागर समझ आया, आई आंसर आ रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर क्या है, 11वां। युवराज भाई की डिमांड है मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और दिस। क्वेश्चन है बी ट्रांसपोज ए बी, ये क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक है या बी ए सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको मैं सी मान लेता हूँ भाई। सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं, ट्रांसपोज लेके चेक होता है, तो मैं सी ट्रांसपोज करता हूँ, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज में प्रोडक्ट में कौन सा लॉ लगता है, रिवर्सल लॉ। क्या बन जाएगा भाई, सब चुप, सार्थक बताएगा। बी बस करेक्ट, ये घुमा दे, बी के ऊपर ट्रांसपोज, इसके ऊपर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो गया, ए का ट्रांसपोज ये आ गया। अब अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है भाई, तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। अब अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी।
ये चीज़ क्या हो गई भाई तेरी माइनस सी, ये होगी सी, यानी कि सी का ट्रांसपोज सी के बराबर है। ये सिमेट्रिक हो गया अगर ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। अब करा ही देता हूँ। आई माइनस ए कितना आएगा, 1 में से ये क्या 1 माइनस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 आएगा यार मेरे ख्याल से। प्लीज़ गलत मत बताओ भाई, बहुत मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। जो लपेटने के चक्कर में वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, सीख ले समझ ले। मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस करेंगे, क्या आएगा ये मेरा आएगा A11 है ना। A12 कितना आएगा भाई, माइनस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा है ना, इसमें तो डाउट नहीं है। अब बाकी के दो मैं नहीं कर रहा, वो अपने आप मेहनत करना। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये किसके बराबर करना है, हमें ये i प्लस ए का मतलब 1, यानी कि ये 1 होना चाहिए भाई अपना, ठीक है। tan खोल के देख लेंगे, कैसे करेंगे भाई, tan को खोलेंगे, हाँ तो साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। सही कह रहा भाई, दबाव मत बनाया करो तुम भाई पे। नहीं tan साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, वो सही कह रहा है। उसके आगे एलसीएम ले लेंगे, उसके आगे बात तो सही कह रहा है यार ये भाई, बहुत बढ़िया। cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 बनेगा। ये एलसीएम ले लूंगा तो ये बनेगा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। cos सब चुप, सागर व्हाट्सएप पे तेरे को बताया था क्या होता है, जल्दी बता दे। अब सिमिलर चीज बताई थी आज ही। ये होता है cos अल्फा माइनस अल्फा बाई, करेक्ट। cos a cos b माइनस सॉरी cos a cos b प्लस साइन b cos a माइनस b cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। भाई 1 ही चाहिए था मेरे को, i प्लस a 1 हो जाएगा। तो ये शांति के लिए मैं माइनस tan अल्फा बाई 2 आना चाहिए। हाँ भाई बता, फिर से वही। चल भाई तू क्या रहा था, साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2, एलसीएम ले लेंगे, माइनस cos अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2, और ये बन जाएगा भाई कितना माइनस tan साइन अल्फा माइनस अल्फा कर लो, डिसाइड कर लो जल्दी। साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन अल्फा बाई 2 आएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। भाई बाकी के कर लोगे पक्का, थैंक यू। माइनर और कोफैक्टर की बात करते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एक डिटर्मिनेंट है यार, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब MIJ इसका मतलब है माइनर ऑफ AIJ जो एलिमेंट होगा उसका माइनर रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से, और ऐसे ही CIJ या AIJ इसको बोलते हैं कोफैक्टर
ऑफ एलिमेंट ए आई जे, और ये दिया जाता है -1 की पावर i प्लस जे टाइम्स एम आई जे। माइनर निकालना पड़ेगा ही आपको इन दोनों निकालने के लिए, और -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दोगे माइनर को, तो कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनर क्या होता है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट का निकालना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बना, क्या दिख रहा है आपको, दिस 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 दिस, तो A21 A23 A31 A33 कोई दिक्कत, इसको माइनर बोल देंगे, इसको माइनर बोल देंगे, मतलब इस वैल्यू को, ये वैल्यू डिटरमिनेंट सॉल्व करके आएगी भाई, तो इस वैल्यू को माइनर बोल देंगे, बात खत्म हो गई। क्लियर। अब 1 + 2 क्या होता है, 3, -1 की पावर 3 -1, तो यानी कि अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूं तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ A21 A23 A31 A33। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि i प्लस जे ऑड होगा तो माइनस आएगा, i प्लस जे इवन होगा तो माइनस नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बातें हैं, कोई दिक्कत, पक्का। ठीक है, मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूँ, कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही करते हैं। हरगुन ज़रा बताइए कैसे ओपन होएगा ये, इसको मैं डेल्टा नाम दे रहा हूँ, A11 A32 A33 माइनस A12 A21 A23 जल्दी जल्दी A31 A32, यही करते हैं भाई, प्लस माइनस प्लस रटा रटाई चीज़ यही है। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ A11, ये चीज़ कोफैक्टर के टर्म्स में किसका कोफैक्टर है, A11 का कोफैक्टर ही हो गया ना, 1 + 1 = 2, तो -1 की पावर 2 इवन ही रहेगा, तो यानी कि दिस इज कोफैक्टर ऑफ 1 1, येस और नो। अनन्या सोच ले एक बार और। विवान यहाँ पे कुछ कोफैक्टर के टर्म्स में बता सकता है मुझे, तेरे लिए हिंट लिख दिया मैंने, C12, ये जो नेगेटिव साइन है और ये जो है माइनस ऑफ दिस इज C12, ये आपने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, माइनस ऑफ दिस इज C12 प्लस A13 इंटू, ये किसकी वैल्यू आई, कोई दिक्कत, पक्का। यहाँ से मैं एक और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो यहीं से एक पैटर्न बन जाएगा। क्या क्या पैटर्न है विमान? विमान पैटर्न कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? सेम आई जे है और मतलब कि अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत? यानी कि पहला स्टार मार्क करके पॉइंट क्या लिखना चाहिए हमें? इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, लिखिए प्लीज, इफ द एलिमेंट्स, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना इसके लिए प्लीज, उसके बाद लिखना। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो स्लैश कॉलम, if the elements of any row slash column if the sum of the elements लिखो, if the sum of the elements if the sum of the elements of any row multiplied with their cofactors results in the value of determinant, results in the value of determinant या equals to determinant with their cofactors. cofactor equals to the value of determinant. ठीक है जी, क्लियर है? अब विवान A12 इंटू C12 A22 इंटू C22 प्लस A32 इंटू C32 क्या आएगा? डिटर्मिनेंट आएगा, पक्का आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे बोल दूँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और मैं तुम्हें कहूँ भाई इसको ओपन करना जरा कॉलम 2 के अलोंग, तो दो तरीके हैं।
दो क्या, आपके हिसाब से एक ही तरीका है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। ये वाली प्रॉपर्टी लगाने का मतलब क्या, अगर मेरे को डिटर्मिनेंट ओपन करना है कॉलम 2 के अलोंग, तो मैं करूंगा A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32, कॉलम के अलोंग हो गया। कोफैक्टर्स निकाल सकते हो आराम से, माइनर निकाल के वैल्यू डाल देना, हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे करना है, माइनस ऑफ दिस फर्स्ट और सेकंड कॉलम में छुपा दो, इसका 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 डिटर्मिनेंट, बात समझ आई। फिर प्लस ऑफ दिस, इसको इसको छुपा दो, इसका 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 डिटर्मिनेंट, माइनस ऑफ दिस, इसको इसको छुपा दो, इसका 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 डिटर्मिनेंट। बात तो अल्टीमेटली यही बोल रहा हूँ ना मैं, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से, कोई दिक्कत। यानी कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को मैं उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्लियर है हरगुन, अनन्या? लेकिन अगर मैं इसके एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा? ऐसे ही अगर कॉलम के कोफैक्टर्स, किसी भी एक कॉलम के कोफैक्टर्स को उस कॉलम के कोफैक्टर्स के अलावा वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो भी आंसर जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस रो के को एलिमेंट्स को इस कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कुछ आएगा, हमें मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ तो आएगा। पर जीरो हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, अपने को मतलब नहीं है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा। प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही है, अगर किसी भी रो या किसी कॉलम को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे डिटर्मिनेंट, किसी भी रो को उसके अलावा वाले कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे जीरो। सिमिलरली विद कॉलम। ठीक है क्षितिज, कोई दिक्कत? तो अंग्रेजी में लिख लो ये भी। if sorry sum of elements of any row slash column, sum of elements of any row, sum of elements of any row slash column with the cofactors of any row slash column, with the cofactors of any रो स्लैश कॉलम इक्वल जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यार ये लिख लो, A11 A12 A13 A11 के साथ C21 C22 C23, ये कितना होगा? बस एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लो, तभी तुम्हें समझ आएगा। इसके अंदर sum of elements of any row slash column with the cofactors of any row slash मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स, मल्टीप्लाइड नहीं बोला मैंने, ओह सॉरी यार, वो लिखो। और उसके साथ रुको रुको रुको, एक मिनट। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर होना चाहिए, मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज इक्वल टू जीरो। एक बार देख लो दोबारा से, एक बार दोबारा से कंफर्म करो। हरगुन क्या लिखा है? अदर इज इंपॉर्टेंट, दूसरी, थैंक्स। क्लियर है इतना? स्टेटमेंट ये क्या करा है मैंने यहाँ पे जपनीत? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई किया है? सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, थर्ड के साथ कर देता तो भी जीरो आता, पर ये मत कर देना रो और कॉलम, वो प्रॉपर्टी नहीं है कोई भी, पर आएगा कुछ ना कुछ, हमें मतलब नहीं है उससे। क्लियर है इतना? पक्का? ठीक है भाई। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, n का मतलब n क्रॉस n इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। माइनर निकालते हैं, जैसे हमने पीछे क्या देखा था, 3 क्रॉस 3 का माइनर निकाला था, तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना था? डिटर्मिनेंट बना था 2, 3 का बना 2, 3 - 1, n का बनेगा भाई रो कॉलम ही तो हटाना है। अब अंग्रेजी को हिंदी में करो बे, जपनीत है, सुना नहीं था तुमने?
अब वापस नहीं बताता यार, मैं देख बताता हूँ यार। ये तो M31 A स्क्वायर C माइनस बी स्क्वायर C, ये आंसर आएगा, C A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हरगुन, अनन्या, विवान, सार्थक, क्षितिज, सर एक नेक्स्ट। बार सॉल्व कर दो। हैं? इस लेवल है सर, एक बार आप पहले ये वाले का आंसर बताएगा तो तभी बताऊंगा मैं तेरे को, इसका आंसर बता दे। मैं कर ही नहीं अभी, आप पहुंच इसे करना ही नहीं, इसे तो बस बताना है। तू निकम्मे देखना कि एलिमेंट को हाँ, उसके समझ को गया। फैक्टर यार बताता हूँ उसको मैं। द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो 3 सेकंड रो है यार, मैं कॉलम पढ़ रहा हूँ इसको। -2 नहीं आएगा 2 इंटू को फैक्टर ऑफ 2 1 प्लस 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 2 2 प्लस 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 2 3, ये करना है। अब ये तो 0 ही हो गया भाई अपना। 2 इंटू C21 कितना होगा? C21 का मतलब हो गया माइनस ऑफ C21 कितना हो गया? 9 - 16 2 1 9 माइनस 16, सीधा लिख देते हैं यार फिर। हाँ सर, 9 - 16 यस सर, माइनस ऑफ 9 माइनस 16 इज माइनस, 7 बिल्कुल सही है सर। प्लस 1 इंटू C23, 2 प्लस 3 इज अगेन ऑड, तो माइनस आएगा ही आएगा। 2 3 10 माइनस 3 इज 7, तो क्या आंसर आया भाई? इजी। कृपया इधर ध्यान दे, पेन रख दे, पेन रख दीजिए, पिक्चर चलेगी देखिएगा। ध्यान से सुनना। कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, ये तो खुद ही कर लोगे तुम, नहीं कर पाओगे भाई। इस कॉलम के अलोंग खोलना है इसको, तो क्या बनेगा? YZ इंटू को फैक्टर ऑफ 1 3 प्लस ZX इंटू को फैक्टर ऑफ 2 3 प्लस XY इंटू को फैक्टर ऑफ 3 3। को फैक्टर लिख दिया ना मैंने, को फैक्टर में माइनस अपने आप नहीं आएगा, ठीक है? या तो फिर मैं प्लस माइनस प्लस करके खोल दूंगा तो फिर माइनस लूंगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं यहाँ माइनस ले लूंगा तो को फैक्टर की जगह माइनर आएगा, फिर समझ गए ना? पक्का? अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करता हूँ तो प्लस लेने के बाद मैं इस रो इस कॉलम को हटाऊंगा तो दिस इंटू दिस करूंगा तो ये माइनर की तो सॉल्विंग है। फिर ये माइनस लगा दूंगा तो इस ये कॉलम ये रो ये कॉलम हटाऊंगा तो भी तो यही करूंगा, तो भी तो माइनर ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनर सॉल्व होएगा सीधा, समझ गया? पहले ही मना कर दिया कर यार तू। चलो इसको सॉल्व कर लोगे या कराऊं? कर ही लो। अरे यार सार्थक, क्वेश्चन गलत था ना मेरा। 1 3 Z माइनस वाई प्लस ZX 2 3 2 3 Z माइनस वाई है, x - एक मिनट, 2 3 Z माइनस एक्स, माइनस भी तो आएगा। हाँ माइनस बाहर आएगा ना, -z सही कह रहा है तू। इसमें तो पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, तो प्लस XY C3 Y माइनस एक्स। सार्थक भाई इसको सॉल्व कर लेगा? ठीक है, अबे ओ ठीक है। अभी तो देखना होगा क्या, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा दिस इज इक्वल टू, और आपको ये नहीं दिया होगा, आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया होगा। 4 ऑप्शन होंगे, 4 डिटर्मिनेंट बने होंगे, तो आप या तो चारों को सॉल्व करो, 5वां ये सॉल्व करो और मैच करते फिरो। एक ऑप्शन है ये, है ना भाई? दूसरा ऑप्शन क्या, प्रॉपर्टी यूज़ करना। प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। 1x YZ 1y XZ 1z XY। अब आपको मैंने बताया था मैट्रिसेस में, जब मैंने बोला था पेन रख दे, क्या समझ नहीं आया भाई तेरे को? मैट्रिसेस में जब कुछ मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। अनन्य डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है,
सिंगल सिंगल क्या? तेरे को मैंने समझाया था, डिटर्मिनेंट्स में एक रो के साथ मल्टीप्लीकेशन होती है या एक कॉलम के साथ, सबके साथ नहीं होती। यही था, हाँ कि ना युवराज? मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स होता और मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट में अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रो में x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको x बाय x लिखता हूँ, तो अगर मेरे को x अंदर ले जाना है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक रो में मल्टीप्लीकेशन होगी ना, ये पता है पक्का, सबको बताया था ना मैंने। तो इस x को मैं अंदर ले जाता हूँ, इस x को अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x अंदर ले गया तो x अंदर ले जाऊंगा तो या चलो छोड़ो यार, ये लिख देता x स्क्वायर एक्स वाई जेड 1y एक्स जेड 1z एक्स वाई, यहाँ पे 1/x आ गया, कोई दिक्कत? x अंदर ले गया, कहाँ ले गया? फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कोई इश्यू किसी को? अब मैं क्या करता हूँ, y से डिवाइड किया और y से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उस मल्टीप्लिकेशन को अंदर ले जाता हूँ सेकेंड रो में, तो y स्क्वायर एक्स वाई जेड। सिमिलरली z से डिवाइड किया और z से ही मल्टीप्लाई किया और इस मल्टीप्लिकेशन को थर्ड रो में ले जाता हूँ, z स्क्वायर एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत? एक्स वाई जेड कौन से कॉलम में कॉमन आ रहा है? थर्ड। एक कॉलम से मैं बाहर भी ले सकता हूँ अगर अंदर डाल रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से एक्स वाई जेड बाहर ले लो, तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड कितना हो गया, क्या बनेगा, x स्क्वायर 1 1 1 y स्क्वायर z स्क्वायर, और ये ऑप्शन, ये तो 1 ही हो गया। तो चार में से ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, बात समझ आए? पक्का? ऊपर से गई थे, मैंने x मल्टीप्लाई किया, x डिवाइड किया, बाहर कर सकता हूँ ना, 1 ही तो है यार ये। तो ये जो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी भी एक कॉलम में, वो मेरी मर्जी है। मैंने एक फर्स्ट रो में कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने y के साथ किया मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई वाले को सेकंड रो पे ले गया, सेम से भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे मेरे को फायदा नहीं मिलेगा, मेरे को ये डिटर्मिनेंट नहीं मिल पाएगा यार, क्योंकि मेरे को तो एक्स वाई, मेरे ध्यान में था एक्स वाई जेड इसमें कॉमन बन रहा है तो वो बाहर आके कट जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। कर तू किसी भी एक रो से कर, चाहे एक के साथ ही तू बार बार करता रहे, रो के साथ मल्टीप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए तेरी, ये ध्यान रखिए बस, समझ आ गई बात? पक्का लिखिए। चलो, एडजॉइंट क्या होता है? एलिमेंट्स लिखे होंगे डिटरमिनेंट में, उन एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स लिख दो और उसका ट्रांसपोज ले लो, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स, यार ए से नहीं लिखूंगा यार मैं, सी सही लगता है यार, ये कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, कोई दिक्कत? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बन रहा है, तो यानी कि ये जो चीज़ बनेगी ये क्या बनेगी, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का सोच लो। ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना है मेरे को। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, और पूरे मैट्रिक्स का ही निकलेगा एडजॉइंट, ठीक है, कोफैक्टर एलिमेंट्स का निकल सकता है। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर वो क्या होगा, एडजॉइंट क्या होगा? पहले कोफैक्टर्स निकलेंगे सबके। अनन्या तू बता बेटा, अब सबके कोफैक्टर्स बता। यहाँ पे किसका कोफैक्टर आएगा? ए का कोफैक्टर आएगा। ए का कोफैक्टर क्या है? हाय पता अनन्या? बी,
डी करेक्ट। भाई कोफैक्टर कैसे देखते हैं, कौन सी पोजीशन है, A11 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 2 1, तो M11 क्या होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छुपा दे डी, खत्म। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज डी ना, ये क्या होगा, ये क्या होगा -C, ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्लियर। कुछ पैटर्न दिख रहा है, इंटरचेंज, और इनमें एक मिनट, इसका ट्रांसपोज भी तो लेना भाई, ये तो अपना कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, सब चुप, हर गुण, क्या बात है हर गुण। अब कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, डायगोनल को स्वैप करेंगे, अबे ये स्वैप होंगे और इनका साइन चेंज, डी ए माइनस बी सी, यानी कि जो डायगोनल होता है ना हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो डायगोनल होता है ना हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो स्वैप होता है और नॉन डायगोनल साइन चेंज होते हैं। लेकिन ये रट्टा सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स में लगेगा भाई, 3x3 में नहीं है भाई, सॉरी फॉर दैट। हाँ 3x3 में आप ये चक्कर नहीं खेलेंगे, कुछ चक्कर नहीं खेलेंगे उसमें, आपको भैया लंबा मेथड ही लेना पड़ेगा, आई कैन नॉट हेल्प इट। ठीक है जी, कोई इश्यू किसी को, पक्का। एक और स्टार मार्क करके लिख लेना, A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है, अबे वो चुप, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा पीछे नहीं, अभी भाई रुक जाएगा मैं। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि नॉन सिंगुलर। नल मैट्रिक्स कहाँ से आ गया, नल मैट्रिक्स क्या होता है, सब जीरो की बात नहीं हो रही, ठीक है। इनवर्स का फॉर्मूला ये, डिटरमिनेंट है ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में है, तो क्या नहीं हो सकता भाई, 0 नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इतना क्लियर, पक्का। अब बोल दे वो क्या बोलना है, ट्रांसपोज और इनवर्स। ट्रांसपोज में रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, इनवर्स एक अलग मैट्रिक्स है भाई, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ए के साथ, ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इधर देखो भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू IN, ये पहली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। A मैट्रिक्स क्या है भाई अपना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये है। इसका कोफैक्टर क्या होगा, यानी कि एडजॉइंट A, इसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट A क्या होगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अनंत इतना समझ आया बच्चे? मैंने इसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हर गुण क्लियर, विवान, ठीक है। अब विवान में मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई फर्स्ट रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है ना अपनी, दिस इंटू दिस करूंगा, A11 C11 A12 C12 A13 C13, क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाएगी यहाँ पे। बाकी दोनों 0 आएंगे, क्यों, एनी रो मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो इक्वल्स, ऐसे ये भी ऐसे ही, ध्यान से देखना जरा,
ये बनेगा। यस सर। स्केलर बोलना चाहिए तुम्हें, वैसे तो सब कांस्टेंट है ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अनन्या सोच ले एक बार और। वो दो प्रॉपर्टीज जो थी वो यूज़ कर ली मैंने यहाँ। ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से कॉमन आता है या नहीं आता है, या डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट से कॉमन आता है? सारे में से आता है। तो यहाँ पे सारे में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 1। 0 से तो मैं कुछ भी कॉमन ले लूँ। ये क्या है? तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इट इज बिलडी इंपॉर्टेंट। कोई प्रॉब्लम? अनन्या सोच के बोलियो। हरगुन तू भी। जैसी Sir, a matrix into its adjoint gives us determinant of the matrix multiplied by identity of the same order. Matrix multiplied by its adjoint gives us gives us determinant into identity of that order, identity matrix of that order. ये लिखे तो है यहाँ पे, और यही तो बोला अंग्रेजी में, मेरी अच्छी है थोड़ी। ये प्रूव कर दी मैंने, क्योंकि तू बोलता सर रटवा देते हैं। इतना क्लियर है भाई? पक्का? हाँ भाई, सोच ले एक बार और। अब सिर्फ जपनीत जवाब देगा, साइंस है इसके पास। जपनीत भाई, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, या तू छोड़, तेरे लिए मैं इजी करता हूँ। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? तू अगर ये मुझे 30 सेकंड में बता देगा तो मैं तभी छुट्टी कर दूंगा, वरना भाई मेरी मर्जी। अब मैं नहीं बताऊंगा, मेरा दर्द हो रहा है, बार बार मत बुलवा। यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, तुम लेके भी नहीं जाओगे। 100 किलो मेरा वजन है, जल्दी बताओ। नहीं सर आई होगा। रॉन्ग। अगर अनन्या ने मेरे को जवाब दे दिया 10 क्वेश्चन, कल की क्वेश्चंस की छुट्टी। करना क्या है इस क्वेश्चन? आंसर देना है, आंसर। अरे अरे ये क्या बोल दिया सर? सेम ही होगा, सेम होगा। अच्छा चलो भाई, थैंक यू अनन्या, थैंक यू जपनीत। मैं बताता हूँ क्या होगा। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है ना, ये है। इसका डिटर्मिनेंट लेना है मैंने, तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेना, दोनों का डिटर्मिनेंट लेना पड़ा। ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स है भाई, ये ऑल्सो मैट्रिक्स ना, दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट स्प्लिट होता है भाई। तुम्हें फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सिखाई थी मैंने। ये बराबर होगा इसके, ये कैसे सॉल्व करूं भाई? डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट है ना भाई, है ना। अब ये वाली प्रॉपर्टी तो याद होगी, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? यही होता है। तो भाई ये कांस्टेंट ही तो है। डिटर्मिनेंट ए की पावर कितना ऑर्डर आएगा? n है, तो बाहर आया n। अब डिटर्मिनेंट किसका बनेगा? i का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 होता है भाई, 1 होता है, देख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बना? पार्टी टाइम है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, ये तो 1 हो गया। डिटर्मिनेंट ए नीचे गया। हाँ क्या? अबे तो क्या बताना। हाँ सोच लो, ध्यान रखना 2x2 मैट्रिक्स में, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट स्वैप हो जाते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट के या तो ये बोल दो साइन चेंज हो जाएगा, या -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है इतना? पर ये 3x3 में वैलिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज़, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में। इनवर्स होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड हो गया तो डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। इधर ध्यान दो, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, यही होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, एडजॉइंट, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ए को रिप्लेस करता हूँ एडजॉइंट ए से। भाई ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर एवरी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वैलिड फॉर एवरीथिंग, यही होता है। तो एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है भाई, तो मैं ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एडजॉइंट ए से रिप्लेस करूँगा तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यस और नो, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आई एन। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? मैं ए से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए से प्री मल्टीप्लाई करूँगा क्या बनेगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए आई एन, यस और नो। तो मुझे एक बार बताओ, आपको यहाँ पे बोलना चाहिए था सर आपने गलत कर दिया, प्रीम का मतलब यहाँ पे ए आना चाहिए था, है ना। लेकिन मेरे को एक बताइए, कांस्टेंट नहीं है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर, तो नंबर को मैं पहले लिख सकता हूँ ना, कोई इशू थोड़ी है उसमें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्री पोस्ट का मतलब होता है मैट्रिक्स के प्री या पोस्ट, नंबर के नहीं। क्लियर? पक्का? ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है भाई, डिटरमिनेंट ए आई एन, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ये क्या है, वही है, नहीं अलग है। ए इंटू आई एन इज ए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा। डिटरमिनेंट ए को नीचे फेंक दूंगा तो क्या बना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए की पावर 2 ए मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? दिस इज ऑल्सो रट्टोफाई। प्रूफ मैंने आपको बता दिया, पर आपको ये रटना पड़ेगा, प्रूफ आप करोगे नहीं पेपर में, टाइम वेस्ट होएगा थोड़ा आपका। क्लियर है इतना? पक्का? सब चुप रहेंगे, सिर्फ अक्षता जवाब देगी। अब अक्षता दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहा हूँ बेटा। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ, इसको सॉल्व करवा दे। डिटरमिनेंट क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कितनी बार बाहर आएगा, कितना ऑर्डर है, एन ऑर्डर है, तो कितनी बार बाहर आया डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस 2, एन टाइम्स बाहर आया, एन टाइम्स बाहर आया इनटू डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत? इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 2 एन प्लस 1। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है दैट विल बी डिटरमिनेंट ए की पावर। कोई दिक्कत? रट्टोफाई। कोई इशू? बता दो है तो किसी को। एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 2 एन प्लस 1 इज एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं है? इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। कितनी बार एडजॉइंट आ रहा है यहाँ पे, के टाइम्स लेते हैं, के टाइम्स लेते हैं, एन एन पे हो जाएगा। बिल्कुल सही, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस 1 की पावर के। क्लियर है इतना? सोच लो, लिखिए। इधर देखिएगा, सब पेन रख दो, इधर देखो।
ए इनवर्स दिया जाता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ए इनवर्स का इनवर्स इज ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। ए इनवर्स का मॉडुलस इज 1 बाय, मॉडुलस बोल रहा हूँ सॉरी माय बैड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मतलब इनवर्स वही होता है भाई जिसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इनवर्स की डेफिनेशन ही ये है। तो इसको आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई पंगा नहीं है, ठीक है। मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, डिटर्मिनेंट लूँगा तो डिटर्मिनेंट स्प्लिट हो जाएगा भाई, दो मैट्रिक्स है ना भाई, तो ये बनेगा और ये बनेगा, और आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है भाई, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड ये बन जाएगा, तो 1 बाय इजी। इनवर्स ऑफ A00 0B0 0 C, कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, 1 बाय A 0 0 0 1 बाय B 0 एंड 0 0, सिंपल। ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हो इसको, बार बार मतलब ये थोड़ी डायगोनल मैट्रिक्स में आप एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे फिर देखेंगे, सीधा याद रखो इसको, ठीक है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसको टी लिख लो, बराबर होता है, ठीक है। ओके कैसे, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या बनेगा, ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई का ट्रांसपोज, आई का ट्रांसपोज इज अगेन आई, आई ट्रांसपोज प्रोडक्ट में क्या लगता है, रिवर्सल लॉ, क्या बन जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यार एक बात बताओ, वो 80 हो जाएगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के, इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो बी इंटू ए ट्रांसपोज इज आई आ गया ना, तो बी क्या होगा, बी होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, यही होगा ना यार, और बी है क्या, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, प्रूव कर रहा था मैं ये, क्लियर, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, पक्का जयती, पक्का समझ आ गया ना, अक्षता करिए, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, रिवर्सल लॉ लग गया अभी। अब यार एक बात बताओ, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स क्या आएगा, मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है हमेशा, ये हो गया। मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, क्या बनेगा, ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स आई, ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई इंटू बी इज, तो ये बनेगा बी ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, प्री मल्टीप्लाई बाय, क्या करूँ प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, तो ये क्या बनेगा, बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये क्या हो गया भाई, तो ए बी इनवर्स कितना हो गया भाई,
कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो। एडजॉइंट ऑफ, या रुको, ए इनवर्स की पावर के इज इक्वल्स टू ए के की पावर इनवर्स, एक ही बात होती है। ठीक है, ए की पावर के का इनवर्स कितना होगा? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए की पावर इनवर्स। कौन सा लॉ लगेगा प्रोडक्ट में इनवर्स के ऊपर? रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ लगेगा तो ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स कितनी बार आया? ये के टाइम्स है तो ये भी के टाइम्स आएगा, तो क्या बन जाएगा ये? समझ गए? अक्षिता समझ गई ना? ए इनवर्स की पावर के, इजी। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमको ये प्रॉपर्टी पता है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, यही होता है। अभी हमने देखा ना यार, टी कर देते हैं यार, तुम्हें टी से टी की आदत डलवा देता हूँ मैं। टी है, ठीक है। अरे ऐसे होगा ना, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। अब इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। हाँ कि ना? ट्रांसपोज कांस्टेंट पे तो फर्क डालेगा नहीं ना, तो मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाले। कांस्टेंट इज द डिटर्मिनेंट। ये दोनों सेम होते हैं, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना? कट गए? कोई दिक्कत? पक्का? हाँ भाई। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। कौन सा लॉ? रिवर्सल लॉ। इसको जस्टिफाई करके देखते हैं भाई। ए बी का इन्वर्स कितना होता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बी इन्वर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट बी अपॉन दिस, एडजॉइंट ए अपॉन दिस। टक टक टक। ये इससे ये दोनों कैसे कट गए जयति? स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे, बशर्ते ये वैलिड हो, ए बी हो सके, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो सब वैलिड कंडीशंस बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए भाई। हो गया प्रूफ? कोई इशू किसी को? लिख लो।